नमस्कार, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज एक नई कहानी लेके प्रस्तुत हुई है जिसका नाम है लाल पान की बेगम। यह कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी थी। ये कहानी यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें आज हम लेखक परिचय, कहानी के पात्र, उद्देश्य एवं कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु की व्याख्या सहित इस कहानी को हम पढ़ेंगे। तो लाल बेगम कहानी में ऐसा क्या है, तो ऐसी औरत को पत्नी के रूप में पाना हर मर्द की चाहत होती। कैसी औरत है, इस कहानी में आपको सुनकर पता चल जाएगा। देखेंगे तो अंत तक ज़रूर देखिए कहानी कैसी है और कैसी स्त्री के बारे में बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए लाल पान की, जिस तरह से ताश में आपने खेल देखे होंगे इसमें लाल पान की बेगम होती है, उसी तरह से ये कहानी भी है। तो बच्चों, यहाँ पर नारी के सशक्तिकरण की भूमिका को दिखाया है लाल पान की बेगम के बारे में कि किस तरह से लाल पान की बेगम है रेणु जी ने बहुत अच्छे से उभारा है। तो चलिए इस कहानी के बारे में हम जानेंगे, अच्छे से जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो एक बार सुन लीजिए कि लाल पान की बेगम हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि स्त्री कितनी सशक्तिकरण बन गई है, शक्तिशाली बन गई है। उसका उदाहरण कि किसी के सामने झुकने का नाम नहीं लेती, अपने बातों से लोगों को किस तरह से उनके बातों को जवाब देती है, इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है वो जान लेते हैं कि एक स्त्री भी अपने जीवन में अपनी इच्छा और अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। कि पुरुष तो जानते ही हैं, उसके साथ साथ स्त्री को भी अपनी शर्तों पर जीना पसंद है। किस तरह से इसमें देखने को आपको मिल जाती है। यह एक आंचलिक कहानी है। इसमें ग्रामीण जीवन पे के रूप में रेणु जी ने बहुत अच्छे से उभारा है कि ग्रामीण स्त्री और परिवेश कैसा होता है। कुछ नोक-झोंक आप जो लोगों की बातें होती है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि ग्रामीण परिवेश के लोग भी एक दूसरे को क्या क्या बातें बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं बोल सकते, ये सारी इस कहानी में देखने को मिली है। तो अंत तक कहानी को ज़रूर देखिए। लाल पान की बेगम क्यों कहानी का नाम रखा गया आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो अंत तक देखिए और चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म 4 मार्च 1921, आज से 100 वर्ष लगभग पहले इनका जन्म हुआ था। तो 4 मार्च 1921 और हिंगना अरहिया बिहार में हुआ है। इनका बिहार में जन्म हुआ। याद रख लीजिए कि ये बिहार में पैदा हुए। ज़्यादा इनका गांव का नाम याद नहीं हो रहा तो बिहार तो ज़रूर याद कर लीजिए, बिहार में पैदा हुए। भाषा हिंदी है, विधाएं। इन्होंने कहानी भी लिखे, उपन्यास लिखे, रिपोर्टाज लिखे और संस्मरण लिखे हैं। प्रमुख इनके उपन्यास कौन कौन से देख लेते हैं। मैला आंचल, पड़ती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, ये इनके उपन्यास और कृतियाँ क्या क्या लिखी हैं वो देख लीजिए। कितनी चौराहे, पलटू बाबू रोड। और कहानी संग्रह कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निहोर, अच्छे आदमी और संस्मरण है। ऋण जल, धन जल, श्रुत अश्रुत पूर्वे, आत्म परिचय, वन तुलसी की गंध, जो एक है वन तुलसी की गंध, और अगला है जो समय की शिला पर, ये इनके संस्मरण है। और रिपोर्टाज, नेपाली क्रांति कथा और ग्रंथावली है। फणीश्वरनाथ रेणु ग्रंथावली, ये इनकी कृतियाँ हो गई हैं, इनकी रिपोर्टाज हो गए, ग्रंथावली हो गई, संस्मरण, कहानी संग्रह आपको पता चल गए उपन्यास कौन कौन से। और इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी है वो जान लेते। एक आदिम रात्रि की महक, पुरानी कहानी नया पाठ, रसप्रिया, नैना जोगिन, लाल पान की बेगम, मारे गए गुलफाम, उफ तीसरी कसम। आप लोगों में ये कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है। आप जाके लाल पान की बेगम, मारे गए गुलफाम जो है, लाल पान की बेगम हम पढ़ रहे हैं, मारे गए गुलफाम, उफ तीसरी कसम कहानी मैंने पढ़ा दी है। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर इस कहानी को सुन सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। ठेस, और इनका निधन जो हो गया था 11 अप्रैल 1977 को इनका मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था।
अब देख लेते हैं आगे लाल पान की बेगम की कहानी की कि रेणु जी ने किस तरह से जो इनकी कहानी है समीक्षा की गई, पात्र परिचय क्या और सारांश सार क्या है वो थोड़ा सा हम इसमें से जान लेते हैं व्याख्या सहित। आगे हम पढ़ेंगे लाल पान की बेगम कहानी नारी सशक्तिकरण का केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। किसमें नारी सशक्तिकरण को दिखाया गया है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के चाह को जग जाहिर किया है, जग जाहिर कर दिया है। किस तरह से एक स्वाभिमानी स्त्री होती है, आत्मसम्मान स्त्री होती है, किस तरह से अपने आप को आत्मसम्मान पाने के लिए लोगों से क्या क्या बोल देती है वो पता है उसे। गांव में महिलाओं के मध्य होने वाले माहौल का जीवन चित्रण मिलता है कि गांव में जो स्त्रियां लेती हैं वो आपस में जो पड़ोसी स्त्रियां एक दूसरे से क्या बोलती है उस माहौल को अच्छे से उजागर किया इस कहानी के माध्यम से। और पति पत्नी के रिश्ते के मध्य खट्टी मीठी नोक झोंक रूठना पल में मान जाना, ये सारी चीज़ें आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगी। और ग्रामीण जीवन में मेले और नाच का महत्व दिखाया है, किस तरह से गांव के लोगों में मेले का महत्व कितना होता है, नाच के महत्व को दिखाया गया कि इम्पोर्टेंस कितनी दी जाती है कि मेला देखने जाएंगे, नाच देखेंगे, इस सारी चीज़ें को लोग कितनी खुशी से जाहिर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस कहानी में देखने को मिलेगी। जिसे लेकर बच्चे से बड़े तक कितने उत्साहित हो जाते, उत्साह उनमें भर जाता है कि मेला लगा हुआ गांव में गांव से हम मेला देखने जाएंगे, कितना उत्साह होता है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर किसी में एक उत्साह, एक जोश अलग ही नज़र आ रहा होता। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये सब चीज़ें जानेंगे। कहानी के पात्र हैं वो जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कहानी के पात्र इंपॉर्टेंट रहते हैं। यूजीसी नेट नंबर में आपको मिलान करने के लिए आते हैं, पूछ लिए जाते हैं कौन सी कहानी का कौन सा पात्र है, तो आपको हर एक पात्र को पता होना चाहिए। मैंने अपनी सारी स्टोरीज में पात्रों को डाला है इसलिए कि आपको पात्र पता होना चाहिए, अलग से ये पता है। फिर बिरजू की माँ है इसमें नायिका और एक सशक्त महिला जो कि सबके साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए तभी हमारा अच्छा होगा। तो सबको साथ लेकर चलती है, उसी में बिलीव रख रही है, विश्वास रख रही है, यकीन रख रही है। और यह जो कि पल में रूठती है और इतनी ही जल्दी ठीक भी हो जाती है। किसी से रूठती भी है उतनी जल्दी ठीक भी हो जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि अभी हमसे नाराज़ हुई थी या रूठी हुई थी, उतनी जल्दी ही जितनी जल्दी रूठती है उतनी जल्दी ही मान भी जाती है। बिरजू की माँ है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इनका रोल है, इन्हीं के ऊपर है। नहीं लाल पान की बेगम कहा जा रहा है बिरजू की माँ को, तो ध्यान रखना ये नारी सशक्तिकरण के रूप में यहाँ पर आई हैं। बिरजू के पिता है एक डरपोक किस्म के साथ जो खुद की चाह को सदैव दबा कर रखते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा कर रखते हैं, खुद से कुछ नहीं बोल पाते किसी की आगे। लेकिन उसके विपरीत उसकी उल्टी उनकी बिरजू की माँ है, बिरजू के पिता से उल्ट, तो वो हर चीज़ का सामना डट कर करती, चाहे कितनी मुसीबत है, कोई भी इंसान आ जाए उससे मुकाबला कर लेती हैं। बिरजू और चंपिया भाई और बहन है, तो बिरजू और चंपिया याद रखना ये भाई और बहन है, चंपिया नाम और बिरजू। मखनी बुआ जिनका कोई नहीं है, पड़ोसी हैं। मखनी बुआ कौन है? एक पड़ोसी है, पड़ोसी स्त्री हैं, इनका कोई भी नहीं है, इनकी कोई भी औलाद कोई भी घर में नहीं है, सिर्फ यही अकेली रहती हैं। जंगी की पुतोहू एक मुंहजोर नवविवाहित स्त्री जो बिरजू की माँ से नहीं डरती है। एक नई नवेली स्त्री आई है जो विवाह करके आई है इस गांव में, एक मुंहजोर है, मुंह चलाने वाली है, बहुत ज़्यादा बोलने वाली, मुंहजोर का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाली नवविवाहित स्त्री है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है और बिरजू की माँ से नहीं डरती है, वो बिरजू की माँ से भी नहीं डरती है। सुनहरी गाँव की एक स्त्री है, जो सुनहरी है वो भी एक गाँव की स्त्री है। तो याद रखिए जंगी की पतोहू और बिरजू की माँ बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है यहाँ पर, और सुनहरी गांव की एक स्त्री है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये पात्रों के रूप में पता चल गए, बिरजू की माँ, बिरजू के पिता, बिरजू चंपिया जो भाई बहन है, मखनी बुआ है, जंगी पतोहू है, सुनहरी जो दोनों अलग स्त्रियां हैं। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ चलते हैं, किस तरह से कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक है, रेणु जी जो हैं ये इसके लेखक है। तो चलिए हम कहानी की तरफ चल रहे हैं, चलिए यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर
आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सुहान की दुकान पर जो छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आज लौट के ज़रा, आजा लौट के ज़रा। बागड़ बकरे की तरह देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ, बागड़ के सिवा और किसका कलेजा क्या? बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी की फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिरजू की माँ बैठी हुई है और नाच, यहाँ पर आवाज़ ही आ रही थी क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी। इससे पहले कि बताया जा रहा है कि बिरजू की माँ शकरकंदी जो होती है, स्वीट पोटैटो जिसे बोला जाता है, उसे उबाल कर बैठी मन कुल रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी जो है जिसका नाम चंपिया है उसे गुड़ लाने के लिए भेजा हुआ था। तब हमारा दोपहर का समय था, शाम होने को आ गई है। कह रहे हैं कि अब अंधेरा होने वाला है, दिए जलने वाले, लेकिन अभी तक चंपिया का कहीं अता पता नहीं कहाँ बैठ गई है। और शकरकंद खाने के चक्कर में उसका जो बेटा है मतलब वो खाना चाहता है, मगर उसे भी उन्होंने पीट रखा है। बहुत ज़्यादा तमाचे मारे हैं, मतलब तमाचे खाकर आंगन में लौट रहा है, तो मतलब है उन्होंने थप्पड़ लगाए हैं यहाँ पर बिरजू की माँ ने बिरजू को, और वो इसलिए इतना रोने के कारण आंगन में ज़मीन पर लोटपोट हो रहा है, मिट्टी में इधर से उधर डोल रहा है, लुढ़क रहा है। और इसी तरह से वहाँ पर बताया गया है कि अगर वो आ जाएगी चंपिया, तो चंपिया को भी वो पिटाई लगाएंगी इसी तरह से कि आ जा लौट के ज़रा, उसको भी मैं ख़बर लूँगी। और इसी तरह से जो एक बकरा है, बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, एक बकरा है बागड़ बकरे की, तो अब उसे मारने के लिए दौड़ती हैं और वो इधर से खून फाँक कर भाग रहा है। तभी जब वो गुस्से में निकलती है, एक ढेला मिट्टी का उठा के उसे मारना चाहती, तभी पीछे से आवाज़ आती है क्यों बिरजू की माँ ने नाच देखने नहीं जाएगी। यहाँ पर पड़ोसिन जो मखनी फुआ वो पुकार उनकी सुनाई पड़ रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिरजू की माँ आगे नात और पीछे पगिया न हो तब ना फुआ। मीन्स यहाँ पर वो एक कहावत कहती, बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगिया ना हो तब ना फुआ, तभी तो जाऊंगी, पीछे आगे नात और पीछे पगिया हो तभी जाऊंगी। यहाँ पर एक वो कहावत करती कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है इसलिए हम नहीं जा सकते, मतलब कोई नहीं है इसलिए हमारा कहाँ से आना जाना लगा होगा। तब गरम गुस्से से बुझी नकीली बात फुआ की देह में धंस गई। उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले के पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमच्छी परेशान कर रही है, आहा हाय हाय आय और आय आय, मतलब इस तरह से वो कर के आगे निकल जाती है और उन्हें इस बात का बहुत दुख आता है इन्होंने बिरजू की माँ ने मुझसे इस तरह से क्यों जवाब दे दिया है। तो वो गुस्सा हो जाती, नाराज़ हो जाती और चली जाती हैं। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि ज़रा जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हद छुट्टा बना दिया, तुझे बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। अब यहाँ पर बता रहा है बिरजू ने क्या करा, लेटे जब ज़मीन पे लेट रहा था, तो बागड़ जो जा रहा था इधर से उसमें एक डंडा मार दिया। तो तभी बिरजू की माँ को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा जिस डंडे से इसने बागड़ को मारा है तो मैं उसी डंडे से इसका भुर्ता बनाती हूँ आज तो। और जो नीम के पास पानी भरने वाली स्त्रियाँ थी वो बता क्या कर रही थी, खिलखिला कर हंस रही थी। तब वो वहाँ पर नहीं जाती, कहते हैं चल तेरा बाप आएगा तभी तेरे बाप ने बहुत ज़्यादा तुझे सर चढ़ा रखा है, हाथ छुट्टा बना दिया, हर किसी को मार देता है, अब तुझे ही तेरी खबर लेती, तेरा बहुत हाथ चल रहा है। इस तरह से गुस्सा करती हैं उसके ऊपर। अब अगला क्या होता है, मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर में घड़ा उतार कर पानी भर लौटती पनभरियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। अब मखनी फुआ नीम के पास जो पानी भरने गई थी और वहाँ पर पानी भर रही स्त्रियाँ थी वहाँ पर इंसाफ कराई थी। ज़रा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट में जूट का पैसा क्या हुआ। 4 मन पाट का मतलब जूट का पैसा जो मिल गया है, धरती पर पाँव नहीं पड़ते, निसाफ करो
खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिज्जू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देख वाली सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैंने टोक गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। अब यहाँ बता रही हैं कि मैंने बिरजू की माँ से पूछ लिया कि तुम नाच देखने नहीं जाओगी, तो उसने क्या जवाब दिया है बता रही। और यहाँ पर बोल रही हैं कि खुद ही 8 दिन पहले से ही बोल रही हैं कि बैल घर आ गए, गाड़ी तो कहीं ना कहीं किसी की मिली जाएगी, तो हम नाच देखने जाएंगे, मेला देखने जाएंगे जो गांव में लगता है माँ नाच देखने। अब मैंने आज पूछ लिया तो बड़े उससे इसने क्या जवाब दिया वो सुन लो इसका। तो इस बात से गुस्सा हुआ दूसरी स्त्रियों से मखनी फुआ जो है वो कह रही हैं। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़ कर ऐठती हुई बोली निकाली, अर हा हा हा, बिरजू की माँ या के आगे नात और छा पगिया ना हो तब ना आ आ आ। जंगे की पतू बिरजू की माँ से नहीं डरती थी। मतलब अब यहाँ पर बता देती किसने आगे नाथ ना पीछे पगिया है, तब तो ही जाएंगे ना वो पीछे पगिया है ना आगे कोई नाथ है, तो हम कैसे चले जाएं। इसका मतलब ये निकलता है यहाँ पर। तो जंगी की अब यहाँ पर आगे देखो क्या होता है, वो क्या कहना है। जंगी की पतू जो थी, जो पोतहू, जंगी की पोतहू मतलब बहू जो थी, बिरजू की माँ से नहीं डरती थी। वह जरा गला खोल कर कहती, फुआ फुआ आ सर्वे सिटलैरिटी सर्वे सेटलमेंट, जो ये बोलते हैं यहाँ पर गांव में बोल रहे हैं सर्वे सिटलमिटी, तो इंग्लिश में है सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के पास। हाकिम ने बासा पर कुलछाप किनारी वाली साड़ी पहन के टूबी भटा की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनार जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर आज 10 मन सोनबाग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पखिया झूलती। मतलब है आगे भी नात होते और पीछे सैकड़ों पखिया झूलती, सैकड़ों पखिया मिल जाती पीछे, तो मतलब है तुम्हें बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती। अब यहाँ पर इसे कमेंट करके बताया गया है। बहुत यहाँ पर कुछ लोगों को नहीं पता चलेगा कि क्या बोलना चाह रही है, लेकिन इनके वर्ड्स आप देख तो यहाँ पर कमेंट किया जा रहा है उसे कौन, जो जंगी की पतू है बिरजू की माँ को बता रही है। यहाँ पर सर्वे जब हुआ था, सर्वे सेटलमेंट हुआ था, वहाँ पर जो किसान थे तो मजदूर बंधुआ किसान बंधुआ मजदूर हो गए थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं हो रही थी। सर्वे सेटलमेंट के ज़रिए क्या होता है, वहाँ पर आप अपनी बात पर अड़कर अपनी ज़मीन को ले सकते हो। तो वहाँ पर गाँव में तो और कोई नहीं बन रहा था, जो वहाँ का ज़मींदार था उसके आगे कोई भी नहीं बोल सकता, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी, यहाँ तक कि बिरजू के पिता की भी। लेकिन बिरजू की माँ का यहाँ पर सशक्तिकरण को दिखाया गया था, किस तरह से उसने अपने पति को बहुत ज़्यादा बोल बोल के आगे कर करके उसे खड़ा किया और 5 बीघा ज़मीन अपने नाम करके ही दम लिया। इस तरह से अगर गांव के और लोग भी आ जाते सामने तो उनके भी नाम हो जाती, लेकिन डर के मारे कोई भी नहीं आया। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि सर्वे सेटलमेंट में उन्हें 5 बीघा ज़मीन मिल जाती है, 5 बीघा या 3 बीघा 5 बीघा जो भी यहाँ पर बताया गया वो ज़मीन मिल जाती है, इनके नाम हो जाती। इस कारण अब इनके पास बैल भी हो गए हैं और पगिया, मतलब हर चीज़ इनके पास हो गए हैं। तो इनके पास पैसा ही पैसा हो गया। जब वो मजदूरी कर रहे थे इस तरह से एक तरीके से मजदूर ना होकर अब वो किसान कृषक बन गए, अच्छे खासे कृषक बन गए, उनके पास ज़मीन आ गई है। तो सर्वे यहाँ पर नारी सशक्तिकरण को दिखाया, जितने भी वहाँ पर अगर वहाँ पर कोई भी अधिकारी आता तो उसकी अगर आगे भी अपने नारी सशक्तिकरण को दिखाती है बिरजू की माँ और बोलती जाती है। तो यहाँ पर उन लोगों ने गलत, अब किसी के पास ज़मीन तो आई नहीं तो कुछ लोग इसे गलत कहते कि बिरजू की माँ तो राजा से मतलब है वहाँ के जो ज़मींदार है उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करके जाती है, अच्छी साड़ी पहन कर जाती थी, इसलिए उसे ज़मीन मिल गई, वैसे नहीं मिली। अगर नहीं जाती नहीं बोलती तो नहीं मिलती। तो इसे गलत वे में अब वो लेके बोलते हैं कि बिरजू की माँ से नहीं डरती थी, वह गला खोल कर कहती फुआ सर्वे सेटलमेंटी के हाकिम के पास पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी ज़रा भेंट भाट कर लेती, तुझे भी 2-3 बीघा धनार ज़मीन का पर्चा पड़ जाता, तुझे भी मिल जाती, जैसे इस बिरजू की माँ को मिल गया, क्योंकि ये नई साड़ी पहन के अच्छे से 2-4 मुँह बोल जो है बोल के आई है।
अब इस जंगी की पतू मुँहजोर है, बहुत बोलने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है जो जंगी की पतोहू जो मौजूद है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए हैं गौने की नई बहू होकर आई है, अभी 3 महीने ही विवाह को हुए हैं, नई बहू आई है। और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सारों के एकाध मोर्चा ले चुकी है, सभी झगड़ालुओं से मोर्चा ले चुकी है, सबके ऊपर की वो बन गई है। मतलब कोई भी उससे नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरती है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, उसका जो ससुर है जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नाम ही लठैत है कि नाम ही एकदम लड़ने वाला, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पतू है। वो इसलिए किसी से नहीं डरती। वो कहती है उसका जो ससुर है वो चोर है, दागी चोर है, एकदम नामी चोर है। और खसम भी जो है कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुँहजोर है। वो इसलिए किसी से नहीं डरती। उसके घर में हर कोई हर तरह से ही इस तरह के नेचर, इस तरह के स्वभाव का ही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिरजू की माँ के आंगन में जंगू की पतू गला खोल कर बोली, गुलैल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखी आवाज़ खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई, गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। अब बिरजू की माँ ने जब ये सारे वर्ड्स सुने कि तुम भी चली जाती है तो सेटलमेंट के सर्वे की तरह, इस तरह से उसने एक कमेंट किया था उसकी बिरजू की माँ के ऊपर। अब बिरजू की माँ को तो गुस्सा तो आया, अब बहुत गुस्से में गोली जिस तरह से निकलती उस तरह से अपने आंगन तक तो आ गई, अपने जहाँ पर उसका कमरा था वहाँ से। लेकिन होता क्या, वो फिर सोचती है कि गोबर में अगर ढेला फेंकने से उस पर ही गोबर आएगा तो गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके, ये तो गोबर ही है, तो गोबर की तरह ही रहेगी। और बोलेगी भी, जंगी की पतू जो नई नवेली बहू आई है तो इससे मुझे बोलना बेकार है, ऐसे ऐसी रहने दो, ज़्यादा इसके मुँह लगूंगी फिर पता चला इसी के मुँह जैसी मैं बन जाऊंगी और फिर मैं भी बोलूँगी उधर से वो भी बोलेंगी। तो इस तरह से वो चुप हो जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जीप के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी। अब वो कमेंट करके मतलब है दूसरे लक्षणात्मक अभिधा लक्षणात्मक व्यंजना हमने शैलियाँ पढ़ी है ना, तो व्यंग्यात्मक शैली में यहाँ बोल रही है, अपनी बेटी पे रख कर बात को बोल रही है, डायरेक्ट नाम लेकर नहीं बोलती जिससे उसका जवाब भी दे दे। तो बेटी चंपिया को बादी, अरे चंपिया या आज लौटे तो तेरी मुड़ी मोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ, दिन दिन बेचाल होती जाती है। गाँव में तो अब थिएटर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतूरिया पतू सब आने लगी हैं, कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर अरे चंपिया या चंपिया, इस तरह से चंपिया वो आवाज़ लगा रही। चंपिया जो है अभी तक गुड़ लेकर नहीं लौटी है। अब इस तरह से उसके ऊपर बेटी के ऊपर डाल कर करी, वो डायरेक्ट उसके बिरजू की जो जंगी की पतू है उस पर तो बोल नहीं सकती, लेकिन अपनी बेटी भी क्या बोल रही है, तेरी आज लौटे तो तेरी मूड़ी जो सर है मरोड़ का चूल्हे में झोंकती। अगर यही वर्ड वो अपनी जंगी के पतों से बोलती, तेरी मूड़ी जो है मैं मरोड़ के चूल्हे में झोंक दूंगी, तो वो क्या होती, वो डायरेक्ट आ जाती, मेरी मुंडी चूल्हे में डालोगी, इस तरह से वो आ जाती लड़ने की। लेकिन वो क्या कहती है, चंपिया के ऊपर रखकर बोल रही है, दिन ब दिन बेचाल होती जा रही है, इधर से उधर फिरती रहती है, गांव में सबके साथ बैठ के बेस्कोप देखती है, इधर से उधर गाने वाली हो रही है, ये वो बोलकर ये सारी चीज़ें, कहीं बैठ के बाजे नमुलिया सीख रही होगी, मतलब ये सारी बातें बोलते हुए कमेंट करके अपनी बेटी पे रख रही है कि मेरी बेटी वो बाहर गई है, ये कुछ काम कर रही होगी। तो ये कमेंट कर देती है किस पे, जंगी की पतू पे, कि आ जा तेरी तो आज खैर नहीं है, खबर लेती हूँ बहुत अच्छे से। अब जंगी की पतू क्या बोलती है वो देख लेते हैं। आगे देखो क्या होता है इस कहानी में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जंगी की पतू ने बिरजी की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जंगी की पतू ने सारी सुन ली। अब बड़े
माँ की बोली का स्वाद लेकर, मतलब बिरजू की माँ की बोली का समझ गई क्या बोल रही है, अपना घड़ा कमर पर लेकर मटक कर बोल रही है, चल दीदिया, दीदी, दीदिया मतलब दीदी, जी जी, बहन को बोल रही है, चल इस मोहल्ले में क्या है, इस मोहल्ले में कौन है, लाल पान की बेगम बसती है, लाल पान। आप ताश के पत्ते देखते होगे, उसमें बेगम होती है, इक्का होता है, हुक्म का हुक्म होता है, इस तरह से नाम रखे हुए होते हैं ना, हुक्म के इक्के 52 उसमें क्या होते हैं। अब ताश के खेल में 52 कार्ड्स होते हैं और 13 जैसी रेड ब्लैक इस तरह से बने हुए कार्ड्स रहते हैं ना, तो लाल पान वाले को भी 13 करीब कार्ड्स मिलते हैं। उसमें एक राजा होता है, हुक्म होता है, एक इक्का रहता है, बेगम रहती है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती होंगी। तो इसमें वो बोलते कि जो लाल वाला पान जो रहता है उसमें ब्लैक कलर, और लाल वाला जो कार्ड रहता है, जो 13 लाल कार्ड्स होते हैं उसमें लाल पान की बेगम जो रहती है, बेगम सशक्तिकरण होती है। तो लाल पान ये जो हमारा एरिया है, ये कौन है, मोहल्ला जो है, इसमें बेगम बसती है। कभी नहीं जाए कि दोपहर कब दिन है, कब दोपहर है, और चौराहे रात बिजली की बत्ती भक भक तरह जलती है। जिस तरह से चौराहे पे बिजली भक भक की तरह जलती रहती है, उजाले की तरह, इसी तरह से इनके घर में भी बिजली चमकती रहती है उस समय। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई। भक भक बिजली की बत्ती, बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली। शैतान की नानी है ये, बिल्कुल जैसे शैतान की नानी है, गाली निकालते हुए बोलती हैं। ये तो जिस तरह से यानी कितने शैतान मरे हुए होंगे तब इसको क्या हुआ, तो जन्म हुआ। तो ये शैतानों की भी नानी है, जो लाल पेन की बेगम है, बिरजू की माँ, इस तरह से वो बोल देती है, एक आवाज़ निकाल देती है, जिससे सबको पता चलता है यहाँ पर सब किस तरह से बोल रहे हैं। आप लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से यहाँ बिरजू की माँ के ऊपर सब लोग बातें कर रहे हैं। और बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम किस लिए कहा जाता है, ये भी आपको पता है। उनकी वह खुशमिजाज तथा सौंदर्य पे महिला थी, अपने सौंदर्य को रूप निखार को बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, खुशमिजाज थी, खुश रहती थी, हर चीज़ के लिए जितनी जल्दी रूठती थी उतनी जल्दी मान भी जाती थी। लेकिन और जो लोग उस पर कमेंट करके बात करते उसका मुँह जो तोड़ जवाब देती। जब और जिससे बिरजू की माँ है तो इनके साथ भी अच्छा व्यवहार कर, बिरजू की माँ जो है जंगी की पतोहू हो, फुआ हो, सबसे ही अच्छा व्यवहार करती, चाहे कितनी ही इस तरह की बातें कर ले। अब आगे देख लेते हैं। सॉरी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़कर फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुगभुगाती रहती है। चंपिया की माँ के आंगन में नाचने नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनोली धान के बोझों के देखकर बैगन का भुट्टा हो जाएंगी। अब यहाँ पर बताया है बिरजू की माँ की जैसी आंखों मानो किसी ने तेज़ रोशनी डाल दी हो एकदम, कि लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं तो एकदम गुस्सा आता है उनके आंखों में। ऐसा लगा किसी ने तेज़ रोशनी डाल दी और चौंका दिया कि भग भग बिजली की बत्ती की तरह ही जलती रहती है यहाँ पर। क्योंकि भग भग बिजली की बत्ती की तरह मतलब हो गया है ये रूप श्रृंगार करके अच्छी साड़ी पहन कर ये हमेशा इस नारी सशक्तिकरण के रूप में खड़ी रहती है, भग भग करके जलती रहती है अपने सौंदर्य को निखार कर। ऐसी स्त्रियों को देखकर तो लोगों का मन करता है हर किसी का कि काश हमारी भी ऐसी पत्नी हो, क्योंकि वो नारी का सशक्तिकरण रूप भी दिखाती है, सौंदर्यवान है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। और इस तरह से ऐसा लगता है जैसे बिजली भकभका रही हो, जैसे कहते हैं ना कि रोशनी है तो रोशनी दिखती है, बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर है। तो इसलिए बोला गया। तो 3 साल पहले जब ये सर्वे हुआ था तो उन्हें ज़मीन मिली थी, ये ज़मीन गांव में मिल गई थी और किसी को नहीं मिली थी। तब इस बात पे औरतों ने एक कहानी गढ़ ली थी और फैला दी कि चंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली जो है बत्ती भुकाती रहती है और इनके आंगन में नाक वाले जूतों की चाप घोड़े की टाप की तरह हैं। नाक वाले जूते जो होते हैं, नाक वाले जूते जो निकले हुए होते हैं, तो इनके जूते भी जो होते हैं वो घोड़े की टाप की तरह लगते हैं।
तो अब यहाँ पर कहती है जलो 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 चंपा की मांगन। अब यहाँ पर बिरजू की माँ जो है वो कहते हैं चंपिया की और बिरजू की माँ जो है तुम लोग जितना जलना है जलो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना जलना है जलो जलो। जो चंपिया की माँ के आंगन में हर समय जैसे चांदी जैसे हमारे जैसे आंगन में चांदी जैसे पाट क्या रहते सूखते देखकर चलने वाले औरतें खलियान पर, जो खलियान पे जा रहे तुम तो मजदूर बनी रह गई, मैं तो 5 बीघा ज़मीन की मालकिन बन गई हूँ, मेरे पास ज़मीन आ गई है, हमारे पास बैल भी आ गए, सब कुछ आ गए। तुम भी हमारी तरह अगर मेरी तरह होती तो तुम्हारे पास भी ज़मीन होती, लेकिन उस समय तुमने क्यों नहीं लिया। तो तुम्हें जलना है, जलती रहो, कुड़ के मरती रहो, और तुम जाके क्या करो बैगन का भुट्टा की तरह जल के मर जाओ और उसी तरह मजदूरी करते रहो, तुम लोग उसी काबिल हो। इस तरह से वो एक व्यंग्य रूप में कहना चाह रही है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपी आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है, सहुयान जल्दी से सौदा नहीं देती हैं, कहती हुई रोने लगती। अब मिट्टी के बर्तन में टपकते हुए छोवा जो गुड़ है उसे लेकर आ रही थी और उसे चाटती हुई चंपिया आ रही थी। उसका गुड़ नीचे गिर रहा होगा तो वो चाटती हुई इस बर्तन को आ रही थी। तभी माँ ने बहुत ज़्यादा तमाचे थप्पड़ उसके गालों पे जड़ देती हैं तो वो रोने लगती, मुझे क्यों मार रही हूँ। जो सहू आइन है उसकी दुकान लेने गई थी, वो जल्दी किसी को सौदा नहीं देती, इसलिए मुझे लेट हो गया, देरी हो गई। अब वो बोलती है यहाँ पर बिरजू की माँ बोल रही है, सहू आइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल गले में लात दे कर कल्ला तोड़ दूंगी, हट जाई जी भर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। तो अब यहाँ पर बता रही है तू वहाँ पर नहीं गई, तू वहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ पर मुरली सीखने जा रही है, गाना सीखने जा रही है ट्यूशन की छोकरियों के साथ। जो ट्यूशन की छोकरियाँ हैं ना उनके साथ तू सारी चीज़ें सीख। अब ट्यूशन की छोकरियों का यहाँ पर क्या मतलब है। बिरजू की माँ जो है, अब बिरजू की माँ किस पे कमेंट कर रही है, ट्यूशन की छोकरी कौन है यहाँ पर, बहू बन के कौन आई है, जंगी की पतो पर ट्यूशन की छोकरी है। तो यहाँ पर बोल रही है तो ट्यूशन जैसी छोकरियाँ हैं ना, मुँह जोड़ छोकरियाँ होती उनके साथ जा रही है, तेरी जब ही जबान चलने लगी तुझे आज तो मैं तेरी बहुत ज़्यादा खर्च है, तू बहुत ज़्यादा, तेरी तो मैं कल्ला तोड़ दूँगी, तेरी हर एक नस नस तोड़ दूँगी। तो मतलब है सारी चीज़ें तोड़ दूँगी, तेरे हाथ पैर तोड़ दूँगी, कल्ला तोड़ दूँगी। ट्यूशन की छोकरियों के साथ जा रही तू वैसे ही मुँहजोर बन रही है। अब यहाँ पर कमेंट करके वो बोल रही है, अब समझ जाओ ट्यूशन की छोकरी से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की, उसकी बात जंगी की झोपड़ी तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू की माँ ने सोच लिया था कि चुप होकर उसने की आवाज़ ऐसे बोली कि जो उसकी झोपड़ी है किसकी, जंगी की पतों की वहाँ तक पहुँच गई होगी, जंगी की झोपड़ी तक साफ साफ पहुँच गई। उसे पता जाएगा ट्यूशन की छोकरी उसी घर में बहू बन के आई है जो अभी बोल के गई थी लाल पान की बेगम बस्ती हैं, उसने भी बोल दिया तू ट्यूशन की छोकरियों जैसी हो रही है। यहाँ पर ये भी लक्षणात्मक व्यंग्यात्मक रूप में कह गई हैं। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती, ज़रूर वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर भी शकरकंद के बदले उसे थप्पड़ ही थप्पड़ खाने को मिले थे। अब वो बोलने लगा, अब जब यहाँ पर क्या आ जाता है, गुड़ आ जाता है तो गुड़ टपकता हुआ उसे दिल का ललचाने लगता है गुड़ को खाने के लिए। जैसे हम लोगों को अगर मिठाई देखकर अभी कुछ अच्छी चीज़ देखकर दिल ललचाने लगता है, जैसे घर में आए कि हमें जल्दी से खाने को मिल जाए, पिज़्ज़ा बर्गर, इस तरह से आज के बच्चे खाना चाहते हैं। आज के बच्चे गुड़ तो खाएंगे ही नहीं क्योंकि गुड़ उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। गुड़ कहेंगे क्या चीज़ खिला रहे हो, आज की अच्छी मिठाई मिल्क केक हो गया, बर्फ़ और काजू कतली हो गई, इस तरह की मिठाइयाँ लोग खाना पसंद कर रहे हैं। तो वही है, उस समय की जब कहानी लिखी गई उस समय गुड़ की बहुत ज़्यादा कीमत होती, उस मिठाई से भी ज़्यादा समझा जा रहा है। तो कह रहे थे आज भी मैं अपनी दीदी के साथ जाता तो ज़रूर इस तरह से टपकता हुआ गुड़ खाता हुआ लौट रहा होता। मैं तो शकरकंद के चक्कर में रह गया कि मुझे घर पे रहूँगा तो शकरकंद मिल जाएगी, लेकिन मुझे उसके बदले तो थप्पड़ ही खाने को मिले। अब आगे देखते क्या होता है। ए मैया एक उंगली गुड़ तो दे दीजिए, बिरजू ने हथी फैलाई, ना देना मैया एक रत्ती भर, ज़रा सा दे दे, मुझे गुड़ खाना है। वो अपनी क्या हथेली को फैला रहा है।
एक रत्ती क्यों उठा के बर्तन फेंक आती हो पिछवाड़े में, जाके चाटना नहीं बनेगी मीठी रोटी, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए बोला, कहा बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी बहुत पिटाई लगेगी तेरी। तो इसके जो छिलके हैं शकरकंद के वो उतार, और मीठी रोटी नहीं बढ़ेगी। कोई भी यहाँ पर मेला देखने के लिए जाने वाले थे, उसके पिता आए नहीं थे, इसलिए उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मखनी पुआ बोल के गई, क्यों बिरजू की माँ तू मेला देखने नहीं जा रही है। तो इसलिए वो जब बोल के गई हैं, उनका कमेंट अभी तक याद है, इसलिए वो गुस्सा कर रही हैं कि लोग बोल के जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके घर में उनके पति का कोई पता ही नहीं चल रहा है, बिरजू के पिता का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। वो बोल के गए हैं कि तैयार रहना हम लोग, और मीठी रोटी बना के रखना, हम लोग आज नाच देखने मेला देखने चलेंगे, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वो बोल रही है कि मीठी रोटी नहीं बनेगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी, पाँव फैला के क्या क्यों बैठी है उस तरह। बेलज्जी चंपिया माँ के गुस्से को जानती थी, उसे पता था जितनी देर में वो ये शकरकंद के छिलके उतारेगी जाने कितनी बार उसकी पिटाई भी हो जाएगी अगर सही से नहीं छिली तो। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठ कर शकरकंद छीलूँ। वो बोलता है कि मैं भी शकरकंद को छीलूँ, काश इसी वजह से थोड़ा उसे खाने के मिल, इसलिए वो बोलता है। नहीं, माँ ने झुड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में होंगी। उसे माँ को पता है कि एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में खा जाएगा। जाके सिद्धू की बहू से कहो कि 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं दिया, जा जल्दी जा, जो सिद्धू की बहू है उससे कढ़ाई लेकर आ जा। वो 1 घंटे का लेके गई है कि 1 घंटे में लौटा दूंगी, तो अभी तक देने का नाम नहीं लिया, जा लेके आ, तो उसे वहाँ भेज दिया। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई, काश फिर से मिल जाए। अभी तक उसे शकरकंद भी नहीं मिली और गुड़ भी नहीं मिला है। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर शकरकंद फेंका। बिरजू भागा और उसे अब बिरजू को चुपचाप से चंपिया जो एक शकरकंद जो होती है स्वीट पोटैटो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो चुपचाप से माँ से छुपा कर अपने भाई को दे देती है और भाई बाहर भाग जाता है कढ़ाई लेने के लिए। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी का कुछ पता नहीं है कि सूर्य भगवान जो है वो डूब चुके हैं। दिया बत्ती जलाने की बेला हो गई, शाम हो गई, दिया बत्ती जलाने का टाइम आ गया, चिराग जलाने का टाइम आ गया, दिए जलाने का टाइम आ गया, लेकिन अभी तक गाड़ी का कुछ पता नहीं। बिरजू के पिता पता नहीं कहाँ है। अब आगे चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मलद हिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। अब चंपिया बीच में बोलती है कि कोयर टोली में किसी ने गाया, यहाँ पर जो कोयर टीले है वहाँ पर किसी ने भी गाड़ी नहीं दी पिताजी को। पिताजी मुझसे बोल के गए थे, मुझे रास्ते में मिले थे कि तुम लोग तैयार रहना, सब बना बनू के मैं मलद हिया टोली। अब किससे मदद लेने जा रहे हैं गाड़ी? इनके पास बैल तो है लेकिन गाड़ी नहीं थी, इसलिए मलद हिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ, वहाँ से मिलते ही मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयर टोली में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, मतलब है कि कोयरी टोले ऐसे लोग बस रहे हैं कि हमें गाड़ी ही नहीं दी। उन्हें गुस्सा आने लगा, उनका उतर गया चेहरा, मांगने पर नहीं दी। अब मिल चुकी गाड़ी, मतलब यहाँ नहीं मिली तो कहीं भी नहीं मिलेगी, अब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलद हिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा, वो भी नहीं दी। जब अपने गांव के लोग नहीं दे रहे हैं तो क्या पता मियाँ जान भी दूसरे गांव के, जो दूसरा गांव है तो दूसरे मोहल्ले के लोग क्या देंगे। न तीन में न 13 में क्या होगा शकरकंद छील कर, क्या होगा इस शकरकंद छील कर, रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, यह मर्द नाच दिखाएगा, यह मर्द हमें नाच दिखाने वाला नहीं है। मेरा पति आज अब नाच दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो मिलने से है ही नहीं। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी।
मतलब जो पैदल भी जा रहे होंगे वो भी पहुंच के पुरानी हो चुकी होंगी, लेकिन हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम नाच नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब हमें गाड़ी कोई भी नहीं, जब अपने गांव के किसी ने नहीं दी तो दूसरे गांव में कौन दे देगा। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया, देख दिदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता है। कहता है देख ले मिलिट्री टोपी है, मिलिट्री में जिस तरह से पहनते हैं वैसी ही टोपी लग रही है, इस पर 10 लाठी भी कोई मारेगा तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सर पर कढ़ाई रखे हुए था। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू समझ गए मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं पूरे तौर पर है, इसलिए चंपिया कुछ नहीं बोल रही है। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राक्षस तुझे हर चीज़ में मुँह लगाएगा, तू हर चीज़ में मुँह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनु टुनु मुझे ज़रा नहीं सुहाता, ये बागड़ बिल्ला जो है मुझे नहीं सुहाता, इसे तो मैं कल ही कसाई को दे दूँगी। टुनु टुनु सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। अभी जब बबुआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही हैं, झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी? मतलब कह रहा है, बता रहे बैलों की जो बैलगाड़ी जो होती है उसमें बैलों के गले में क्या होती है, घंटियाँ पड़ी होती हैं। वो कह रहा है कि बैलों की घंटियाँ सुनाई दे रही थी हमें, वो जा रही थी, तुम लोगों ने सुनी? बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले की झुमकी खोलती बोली चंपिया कि तुम बकबक मत करो, अब सुननी जो सुनना था सुन लिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखा है, मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइएगा मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। अब यहाँ पर बोल रही है कि तेरे बप्पा आ जाए, तेरे बाप आए तो बोल देना कि चंपिया जो चूल्हा जल रहा है मैंने आग जलाई है कि चलो हम बनाएंगे, इसमें पानी डाल दे, आग बुझा दे। अब कोई भी हम यहाँ पर शकरकंद की रोटियाँ, शकरकंद और ये सब चीज़ें नहीं बनाएंगे, मीठी रोटियाँ गुड़ की नहीं बना रहे, क्योंकि अब तो हम नाच देखने जाने नहीं, हम नाच देखने जा रहे थे, इसलिए तो हम ये सारी चीज़ें बना रहे थे। तेरा बप्पा आपे तो कह रहे ना अपने उड़न जहाज़ पर जाके नाच देखा है, मुझे नाच देखने का कोई शौक़ नहीं है, अब मैं जा रही हूँ, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई भी जगाना मत, मैं अंदर जाके सो रही हूँ। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसाकर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? अब उसे छोटा बच्चा, उसे क्या पता, वो छोटा है, वो 10 साल की चंपिया, उससे छोटा बिरजू है, उसे वो कह रहे कि नाच देखने वहाँ पर उड़न जहाज भी उड़ेगा। चटाई पर कतरी ओढ़ कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा, कि अगर ज़्यादा कुछ बोलेगा तो मुफ्त में ही मार मिल जाएगी, इसलिए उसने चुपचाप से इशारे से कहा यहीं बैठ जा। बिरजू ने बहन की कथरी में किस हिस्सा बांटते हुए चुक्की बुक्की लगाई। जाड़े के समय में इस तरह घुटने पर ठुड्डी रख कर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान में के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। वो धीरे से बोलता है कि हम लोग नाच देखने, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए, गांव में एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहा, सब जा चुके, हम ही लोग बचे, हम नाच देखने नहीं जाएंगे क्या? पिताजी जो बाप है हमारे नहीं आएंगे? चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संजा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। एक महिला पहले से ही मैया कहती है बलराम के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया की छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पे चढ़कर। जो चंपिया है छीट की साड़ी, अब क्या क्या पहनेगी? 1 महीने पहले ही से ही जो है मैया ने सबसे बोल दिया था कि बलरामपुर के नाच के दिन, जब बलरामपुर में नाच होगा उस दिन मेरे घर में मीठी रोटी बनेगी, और जो चंपिया है छीट की साड़ी पहनेगी और बिरजू पैंट पहनेगा, हम सब लोग तैयार होकर बैलगाड़ी पर जाएंगे। तो इस तरह से वो बोलती है। चंपिया की भीगी पल के एक बूंद आंसू आ गया, उसे भी रोना आ रहा था कि सब लोग क्या बोलेंगे, हम लोग नहीं जा रहे। चंपिया को भी रोना आ रहा है कि गाड़ी नहीं मिली और पिता अभी तक नहीं आए। बिरजू का भी दिल भर आया, वो भी रोने लगा। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से उस गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दे। जिन बाबा अभी कह रहे हैं जल्दी से, जिन बाबा जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दे। अब मैंने जो अपना बैगन जो है
सबसे पहले मैंने लगाया हुआ है खेत में, जहाँ लगाया हुआ उसको बैगन, एक बैगन तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं उस पर चढ़ावा चढ़ाऊँगा तो कहीं से भी पापा को जल्दी से गाड़ी दिला दे। इस तरह से बिरजू भी दुआएं मांग रहा है। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। मड़ैया क्या होता है? खपरेल की बनी हुई झोपड़ी होती है, उसे मड़ैया बोलना है। क्या बोल रहा है? मड़ैया बोल रहा है। मड़ैया क्या होती है? खपरेल जो होता है घास फूस से बनी हुई मड़ैया बोली जा रही है, ये झोपड़ी को बोला जा रहा है। बिरजू की माँ चटाई पर, कच्चा मकान एक तरीके से होता है, उसे मड़ैया उसके अंदर पड़ी होती है। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी, वहाँ पर क्या बिछी हुई? चटाई। तो चटाई पर, चटाई मतलब मैट, पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए, पहले से किसी बात के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर समय पर नहीं हुआ तो लोग फिर उसी का ही तायने मार मार कर तुम्हें जीना हराम कर देते हैं। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हैं भोला बाबा? क्यों हम लोगों का ये मंसूबा तोड़ दिया? हमारे जाने का इतने अरमान थे, ख्वाहिश थी, हम लोग सोच रहे थे, 1 महीना पहले से खुशियाँ मना रहे थे। आज कुछ नहीं हो रहा। आज हम यहाँ बैठे हुए अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी है। सर्वे के समय ज़मीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, जितनी मिन्नतें मांगी, ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय हृदय, भूल चूक माफ़ करना, किसी का कुछ हो गया है। महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ बोलती है, तुम्हारी बस मनौती जो मानी थी वही रह गई, सब चढ़ाना। अरे महावीर बाबा, मैं उसकी मनौती दुगनी करके चढ़ाऊंगी जितनी मांगी है, लेकिन आज मेरी लाज रख लो मेरी। तो इस तरह से वो बोल रही है यहाँ। बिरजू की माँ मन ही मन रहकर जग्गी की पतू की बातें चुपती हैं। बिरजू की माँ को मन ही मन वो रह कर जग्गी की पतू जो है टेशन वाली बोला जा रहा है, उसकी जो बातें है चुप रही है। भग भग बिजली की बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी बहू चलेगी नहीं। 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल की है बिरजू के पप्पा ने। गाँव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है, उन्हें रास नहीं आ रही है। सब जलने लगे हैं कि 5 बीघा ज़मीन मिलते ही उसके खेत के पाट लगाकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फोड़ कर पाट लगा है, वैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान, इतनी आँखों का धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काट कर तौल के ओजन हुआ भक्ते के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के पप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली को एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी कर दो अपनी और 1 2 4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। मतलब है ज़मींदार के सामने खड़े हो जाओ, सर्वे का समय है, तुम्हारे भी नाम कुछ आ जाएगी ज़मीन। बिरजू के पिता ने बहुत गांव वालों को समझाया था, कुरमा टोली को समझाया था, जो हमारे गांव की टोली है सबको समझाया था। सो गांव से किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। जब बाबू साहब आए तो उनके समय कुछ भी कोई नहीं बोला। बिरजू के पप्पा को कम सहना पड़ा है। बिरजू के पप्पा ने क्या कम कुछ सहा है? बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ सहा है। बाबू साहब के गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह उमड़ते रह गए हैं। बाबू साहब का गुस्सा क्या कम सहा है उन्होंने। उनका जो बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया था कि तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा अगर तुमने ज़मीन मांगी। तुमने मुंह खोला। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को फिर भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा, ये ज़मीन बाबूजी मेरे नाम से खरीदी थी, ये ज़मीन जो है बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी है। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना ज़रा सा लड़का ज़मींदार का बेटा है कि ये सारी बातें कहने के लिए कि तुम ज़मीन मत लो, ये मेरे उसके लिए। और दोनों कितनी हम लोगों ने सब कुछ सहा है, तब हमें जाकर हमारी ये ज़मीन 5 बीघा ज़मीन मिली है। लेकिन उसके सामने और लोगों ने मुंह नहीं खोला और अपनी ज़मीन को नहीं मांगा। तो आज वे मजदूर बने हुए और हमारे पास अपनी ज़मीन हो गई है। तो कितनी हमें लोगों ने सहन करके ज़मीन को लिया है।
अभी सारी चीज़ें यहाँ पर बिरजू की माँ सोच रही है। चंपिया बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर तू ही आ जा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। तो अब यहाँ पर बिरजू की माँ जो है बुला रही, चंपिया बिरजू सो गया क्या? वो पूछ रही है। तू यहाँ आ जा बिरजू अंदर, तू भी आ जा चंपिया। दोनों को बुला के पता भला उस आदमी कब आ जाए, जब देखा जाएगा जो भी होगा। तुम दोनों अंदर आके सो जाओ, सर्दी बहुत हो रही है। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई अपनी माँ के पास, जहाँ माँ लेटी हुई थी। डिबरी बुझा दे, मतलब है जो चिराग जल रहा है, दिया जल रहा है, उसे बुझा दे। जो डिब्बे में तेल डालकर दिया के रूप में जलाते, डिबरी बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। जो खपच्ची है यहाँ पर वो गिरा दे, तो हमारी जो ये जो होगा, एक खपच्ची बोला जाए, एक दरवाजे की तरह वो लगा होता है, एक खर पतवार से ही बना हुआ, वो बोलता है कि खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंजाना देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। अगर दिन रात बिरजू की माँ उसे ना बोलती रहती तो वो भी नहीं ले पाते। यहाँ पर मैं ही एक ऐसी हूँ, बिरजू की माँ सोचती है, जो मैंने तुम्हें ज़मीन भी दिला दी। रोज़ आकर माथा पकड़कर बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजदूरी ही अच्छी है। डेली आकर माथा पैर पकड़कर बैठ जाते हैं कि मैं मजदूरी ही कर लूँगा, लेकिन मुझे ज़मीन अच्छी नहीं है। डेली वो आकर बैठ जाते थे, क्योंकि वो किसी के आगे बोल नहीं सकते थे। जवाब देती थी बिरजू की माँ, खूब सोच समझ के छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू ज़मीन जोड़ के, नहीं तो किसी और के। मतलब इस तरह जोरू जो है वो ज़मीन जोड़ के ही है, नहीं तो किसी और की हो जाएगी। तुम्हारी ज़मीन है तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, उसके लिए खुद ही इंसाफ करना होगा, खुद के लिए खुद ही खड़ा होना होगा। अगर खुद के लिए तुम नहीं खड़े हो पाते हो तो बुज़दिल होगे, तो तुम बुज़दिल मत बनो, हिम्मत रखो और सामने रहो, डट कर मुकाबला करके अपनी ज़मीन को ले लो। इस तरह से ये सारी चीज़ें कहते हुए, खुद सामने आते हुए बिरजू की माँ अपने पति को भी सामने ला रही है। मतलब यहाँ नारी का कितना सशक्तिकरण रूप दिखाया गया, वो किसी से नहीं डरती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला मिल गया। कौन सा शौक मुझे दे दिया है इसके मर्द ने, कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी, उसके खसम ने कभी कुछ लाकर नहीं दिया। पूरी मेरी ज़िंदगी चली गई है। पाट का दाम भगत की यहाँ से ले लेकर बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन गांव में ढिढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी, नाच देखते दूसरे गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। जब बैल लेकर आए हैं खरीद का, उसी दिन ढिढोरा पीट दिया था कि इस बार जो बिरजू की माँ जो है बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी। पूरे गांव में ढिढोरा फैल गया था। लेकिन आज क्या हुआ ना, बैल तो हैं लेकिन गाड़ी कोई देने को तैयार नहीं है। किसके भरोसे से जाएगी? क्यों ढिढोरा पीट दिया था ये? अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया, गुस्सा आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा कुछ समय से उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसे 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। 18 बार कम से कम छेड़ दी है। लो खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, कल सुबह उठते ही जब पानी भरने के लिए वो बाहर जाएगी, पतली जीभ वाली पुतरियाँ सब हंसती जाएंगी। जितनी भी जीभ वाली पुतरियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, सब हंसेंगी मुझ पर कि तो ये नाच देखने जा रही थी लेकिन नाच नहीं देखा। सभी जलते हैं उसे। हे हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। वो इसलिए भी हंसते हैं, लोग इससे ईर्ष्या करते जलते हैं कि 2 बच्चे हो गए, लेकिन जैसे पहले थी आज भी वैसी है। उसके चेहरे की सौंदर्यता जैसे पहले थी विवाह से पहले, वैसे ही अब है एक स्त्री की तरह। उसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया, उसके रूप में ज़रा सा भी अंतर नहीं आया। इसलिए लोग उससे जलते हैं कि बिल्कुल एकदम लाल पान की बेगन ही लगती है, बिल्कुल सुंदर सी।
उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, उसका घरवाला भी जो है उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है, कोकोनट ऑयल डालती है, गरी का तेल डालती है, नारियल वाला तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है, उसके पास अपनी ज़मीन है। किसी के पास एक खूर ज़मीन भी अपने इस गाँव में नहीं है, एक खूर ज़मीन नहीं है। जलेंगे नहीं तो 3 बीघे में धान लगा हुआ है, जलेंगे तो उसके 3 बीघे में धान लगा हुआ है। जो चावल जो है वो लगा हुआ है। अघैनी लोगों की भीड़ से बचे अब तब तो उसकी ज़मीन में धान लगाओ, लेकिन उन लोगों की बातों से बच जाए तभी तो वो लगा हुआ रह जाएगा। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे कि बाहर बैलों की घंटियां बज रही। अपने ही बैलों की घंटियां क्यों रही चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा हूँ। अब यहाँ पर बिरजू की माँ बोल रही कि अपने ही बैलों की घंटियाँ सुनाई दे रही है। क्यों रही चंपिया और बिरजू कहते हाँ ये अपने बैलों की घंटियाँ सुनाई दे रही है। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। हूँ दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो। आ चंपी भाग के आ चुपके मतलब चुपचाप से जो हमारी खपरेल वाली ये टट्टियाँ लगी हुई हैं, टट्टियाँ मतलब है खपरेल की तरह से दीवारें बना ली जाती हैं, वही होती हैं। मिट्टी की दीवारें नहीं होती हैं, घास फूस का खपरेल जो होता है, सूखी घास, उससे ही टट्टियाँ टाइप की दीवारें बना दी जाती है। तो उसमें कहती है उसमें छेद करके देख ले, घास को थोड़ा सा भी निकाल के देख ले कि छेद सा हो जाएगा, घास निकाल के सूखी घास को वहाँ से दिखाई दे जाएगा। अब वो कहती है कि देखो छेद करके तुम्हारी टट्टी में से पता चल जाएगा। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी की छेद की से झाँक कर आई। हाँ मैया गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़ कर सुला दिया। बोले मत कि चुपचाप यहाँ पर सोता सा बन, मत बोलना मत। चंपिया भी गुदगुदी सी गुदड़ी के नीचे घुस गई, उस गुदड़ी में नीचे घुस जाती है। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जा रही थी, तुम्हारी बैलों से बोल रहा है। हम लोग घर पहुंच गए। बिरजू की माँ ताड़ गई। ज़रूर मलद हिया टोली में गांजे का चिलम चल रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है, मतलब इन्होंने चिलम चिड़ा कर आए, चिलम पी के आए, इसलिए आवाज़ बहुत खनखनाती हुई आ रही है इनकी। चंपिया बाहर से पुकार कर कहा। उसके बाप ने बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं है। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? ना देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? कहीं कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इस तरह का क्या पैदल ही इतनी उतावली हो रही थी कि पैदल ही चली गई। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता ही रहा। बिरजू बेटा, बिरजू मोहन। बिरजू का नाम क्या है? बिरजू ब्रजमोहन है। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से में मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। क्या मैया इतने तुम्हारी गुस्से में है कि वो सो गई है? अभी तो लोग जा ही रहे, हम भी अभी चलेंगे। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना, नाच लटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचसीम रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़ी के ओसरे पर रख कर उसने कहा कि मैं लाया हूँ, धान लाया हूँ, पंचसीम लाया हूँ, धान की पंचसीम लाई से रख दे। दिया बालो मतलब है दिया भी जला दो। बिरजू की माँ उठकर असारे पर आई। 1:30 पहर रात का, गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो अब ख़त्म हो रहा होगा कि अब इतनी लेट नाइट आए हो और इतनी लेट आए हो, इतनी देर से आए हो, तो नाच देखने का फ़ायदा क्या होगा? कि नाच तो अब ख़त्म हो रहा होगा। टिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू का मन में सब मैल धुल गया। धानी रंग उसकी आँख से उतर कर रोम रोम में घुल गया। उसे धान की बालियों को देखकर वह खुश हो जाती है। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल की आखिरी नाच है ये, इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोज दे अपने खेत का है। 25 टट्टी में खोज दे अपने खेत का है। ये जो हमारा धान है अपने खेत का है। अपने खेत? हुलसी हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं,
दिन में अघन चढ़ते चढ़ते, अघन का महीना जो आएगा हिंदी में महीना होता है एक अघन, पूस, चैत, बरसात, उसी सारे नाम है, चैत, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादो, उसी में अघन भी नाम आता है। तो अघन के महीने में चढ़ते चढ़ते ये धान जो होंगे लाल होकर झुक जाएंगे और पक जाएंगे, तो हम इन धानों को काट कर चावल निकाल लेंगे। सारे खेत की बालियाँ मलद हिया टोली पर जा रही हैं, सारे खेत की बालियां हैं। फिर मलधिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत का धान देखकर उसकी आंखें जुड़ गईं और मैं धान थोड़ा सा काट कर जो पका हुआ था वो लाया। सच कहता हूँ, पंसीज तोड़ते समय उंगलियां काँप रही थी मेरी कि अपना ही धान है, ये जो धान हुआ ये अपना ही है। बिरजू ने धान की एक बाली धान के मुंह में डाल लिया, एक धान की बाली को उसके निकाल कर उसके चावल को डाल ले, तो उसकी माँ ने हल्की डांट दी, कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे, क्या हुआ डांटी क्यों है? नवान के पहले ही नया धान झुटा दिया, देखते नहीं अभी नया धान नहीं है, उसने पहले ही झुटा दिया, झूठा कर दिया। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिड़ई चुरमन ये लोग दोनों का मुंह, नवान के पहले नया अन्न न पड़े, मतलब जो नया अन्न किसी के यहाँ आता पहले किसी को दिया जाता, पूजा पाठ हो जाता है, ये रीति रिवाज चले आ रहे हैं। और इसलिए नया अन्न उससे पहले नहीं खाया जाता, क्या नया अन्न आया नहीं और इसलिए पहले खा लिया, हमें किसी और को देना चाहिए था। यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं। इसके बाद चपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, बहुत मीठा चावल है ये तो, और गमकता भी है ना दिया। बिरजू ने फिर से मुंह में धान ले लिया, फिर से उस चावल को ले लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा, ये रोटी जो मैंने बोली थी वो तू तैयार कर चुकी है मीठी रोटी बनाने को? नहीं, मान भरे सुर की बोली बिरजू की माँ, जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती, अब जाने का कुछ अता पता नहीं था और मैं रोटी बनाकर बैठे, इसलिए मैंने रोटी भी नहीं बनाई। वाह, खूब हो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलती भला, मतलब बैल तो हमारे अपने हैं, गाड़ी कहीं ना कहीं से मिली जाती। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी, मतलब गाड़ी वाले जो हैं इनकी अपनी गाड़ी लेकिन बैल नहीं, उन्हें भी तो कभी बैल की ज़रूरत होगी, तो पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से, तब मैं अपनी बैल नहीं दूंगा उन लोगों से, कोयरी टोला वाले हैं उनसे भी उन्हें बैल नहीं दूंगा। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते ही बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? 5 रोटियां ही बनानी है, सिर्फ 5 रोटियां जल्दी से बना लो, फिर हम लोग नाच देखने जाएंगे। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बजा कर देखा, बिरजू को बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन ही मन हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी उनके चेहरे पर जगमगा उठे। मैया, बेकार गुस्सा हो रही थी ना, बप्पा तो लेके आ गए, तूने बहुत बेकार में गुस्सा किया। चंपिया जरा घैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे, ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। यहाँ चंपिया आवाज़ दे रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई उसकी बढ़ा स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फुआ क्यों गुहारी है? सारे टोले बस एक फुआ ही तो है, बिना नात न पगिया वाली, मतलब है उसके ना कोई नात है ना पगिया है, आगे पीछे कोई नहीं है, वही तो है पूरे टोले में जो तूने मुझे ताना मारा था। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पगिया वाले का आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती, जो मीठी रोटी है वो पकाना नहीं जानती, आ जा तू मेरे साथ पकवा दे। फुआ कांकती खांसती आई, इसी की घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? इसलिए ही मैं पूछ रही थी कि तू मीठी रोटी बनाने के लिए मुझसे ही कहेगी, तो मैं पहले ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती, तो पहले ही मुझे बताती तो अपनी अंगीठी यहीं सुलगा के चली जाती और मीठी रोटी बना जाती। बिरजू की माँ ने फुआ की अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ नहीं है, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हैं। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ, मतलब है बहुत सारे, तो मेरे घर की रखवाली करते रहे ना फुआ, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, एक बागड़ है, तुम इस घर की रखवाली करना, हम नाच देखने जाएंगे, तुम यहाँ रहना। फुआ की तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती, अगर फुआ को तंबाकू मिल जाए ना तो 5 रात भी बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा। बिरजू की माँ ने एक वह है सहुआएं राम को, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले में, और कहीं
गई कि डिब्बी भर तंबाकू है, मतलब ज़रा सी वो रख के गई थी, मैं उसके घर चली गई थी उसकी घरवाली घर की रक्षा करने के लिए, घर का पहरा देने के, उसने ज़रा सी तंबाकू रख गई थी। बहुत सारी तंबाकू है लेकिन एक अफीम की गोली के बराबर निकली, लेकिन इसलिए बहुत सारी तंबाकू रख दी है, उसका मन खुश हो जाता है। बिरजू की माँ चूल्हा लगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद का मसल का गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही, मतलब वो शाम से ही मारा है, सिर्फ 2-4 शकरकंद खाने को दे दे। बेचारा मत को मैया, खूब सचा रहा है। अब चंपिया चेखने लगे, तुम क्यों क्या जानो कतरी के नीचे मुँह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही बिरजी के टूटे दूध की दांतों की फाँक की बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा। ब्लैक मार्टिन में मतलब इसने 5 शकरकंद खा लिए थे, आपको पता ही नहीं चला। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ की मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूँ फुआ, मतलब है उनका मन रखने के लिए कह दिया कि थोड़ा सा गुड़ है तुम्हें दे दूँ आधा। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देख को जीभ से चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा था कि उसकी पैंट में क्या था, बटन नहीं थे, इसलिए डोरी बनवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूप का मांग टिक्का पहना है। जो असली रूपा है उसका मांग टीका पहना। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को क्या हो गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम यही है। जो नाच की लाल पान की बेगम जो होती नाचने में, वो आज यही है। उसका रूप श्रृंगार देखकर वो चकित रह जाता है। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़ कर कहा, गाड़ी अभी बहुत जगह है, गाड़ी में अभी बहुत जगह है, ज़रा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बाप्पा, कि मतलब जो उड़न जहाज होता है उस तरह से उड़ा दो बप्पा, इतनी तेज़ भगाओ। गाड़ी जंगी के पिछवाए है बहुत पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, ज़रा जंगी से पूछो ना, उसकी पतू नाच देखने चलेगी, जो उसकी पतू है उसकी बहू आई है, उससे पूछना कि वो नाच देखने जाएगी क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हुई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में, क्यों रोना धोना हो रहा है। जंगी घूर ताप रहा था। क्या पूछते हो, रग्गी बलरामपुर से लौटा नहीं है और पुतैया नाच देखने कैसे जाए, जो मेरी बहू है वो कैसे देखने जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई हैं। आसरा यही देखते देखते गांव की सारी औरतें चली गई हैं, लेकिन ये भी रो रही है कि मैं भी जाऊंगी। अरे ट्यूशन वाली, तू रोती है काहे, मतलब यहाँ बोल रही है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से, कपड़ा पहन कर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जल्दी जल्दी आ जा, तू भी आ जा, इस गाड़ी पे चढ़ जा। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा कि गाड़ी में जगह है तो मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट के झुमक की कड़ा पहनकर झमकाती आ रही है। आजा आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं, जो भी मेरी गाड़ी में जगह है जो बाकी रह गई सब इसी पर आ जाए। जंगी की पतऊ लरैना की बीबी और राधे की बेटी, जंगे की पतऊ लरैना की बीबी और राधे की बेटी सुन रही है। तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक तो भद्दी गाली दी, साला लताड़ मार कर लंगड़ी बनवाएगा पतू को, कि लंगड़ी बनवा देगा, लंगड़ी बन जाएंगी अगर तू यहाँ पर पैर चलाएगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू ने के बाप ने घूंघट की झुकी दोनों पतों को देखा। उसके अपने खेत की झुकी बालियों की याद गई।
जैसी बालियां झुक रही थी, ऐसी ये पतोह जो नवेली दुल्हनें थी, बहुएं थी, वो झुकी हुई आ रही थी। जंगी की पतोह को गौना 3 माह पहले हुआ। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसके कपड़े की गट्ठी की 3 मीठी रोटियां निकाल कर खा ले एक एक करके। सिमरहा के सरकार की कूप में पानी पी लेना। वहाँ पर एक कूप पड़ेगा, एक कुआं पड़ेगा, वेल पड़ेगा, वहाँ से पानी पी लेना। भी खा लो। तीनों को एक एक रोटी दे देती है। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों में बगल से ले जाने लगी। चांदनी कालिक की खेतों में धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्दी की लता फूली है। जंगी की पतोह ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। जंगी की पतोह ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की तरफ बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक आग याद आ गई। चंपिया सुनहरी ललैना की बीवी हो। जंगी की पतोह ने चारों ही गांव के बेस्कोप के गीत गाना जानती हैं तो खूब अब इसे याद आ जाता है कि चंपिया और सुनहरी ललैना की बीवी सभी बेस्कोप जो है इसके गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धनखेत के बीच होकर चली। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे में मांगटी पे चांदनी छिड़कती है। ये सारी चीज़ें वहाँ के वातावरण को सौंदर्यपूर्ण बना रही थी। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत ही गा दे। चंपिया से कहती है एक गीत गा दे। डरती काय को है जहाँ भूल जाएगी। बगल में मास्टरनी बैठी है, मतलब मास्टरनी बैठी है, वो भी गा लेगी। दोनों पतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनहरी ने खकार का गला साफ किया। बिरजू की बाप ने बैलों को ललकारा। चल भैया और ज़रा जोर से गारे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोह ने चंपिया के कान में के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे शुरू किया। चंदा की चांदनी। बिरजू की गोद में ले जाने के बैठी। उसकी माँ की इच्छा कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोह को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पतोह है। गौने की साड़ी की एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम है। यह तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वह सचपुर लाल पान की बेगम ही है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी मांग टिक पर चंदा। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही थी। बिरजू की माँ के मन में अब कोई भी लालसा नहीं बची थी, कोई भी इच्छा नहीं बची। अब उसे नींद आने लगी थी। गाड़ी में बैठे बैठे और यहीं पर गाड़ी यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। लोग अब नाच देखने के लिए रवाना हो चुके होते हैं, निकल चुके होते हैं, नाच देखने के लिए जाने लगते। तो बच्चों, आपने जाना किस तरह से लाल पैगम की कहानी जो है कि ऐसी औरत को पत्नी के रूप पाने हर मर्द की चाहत रहती है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ये लाल बेगम की कहानी जो है एक महत्वपूर्ण कहानी बन जाती है और आप लोगों को पता चल गई कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी के रूप में भी आती है, जो प्रसिद्ध साहित्यकार है फणीश्वर लालेट, उनके द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर नारी के नारी जो है इसके सशक्तिकरण को किस तरह से ये बिरजू की माँ एक उदाहरण को प्रस्तुत करती हैं और इस कहानी के माध्यम से। और जो रेणु जी है उन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि एक स्त्री भी अपने जीवन को अपनी इच्छा और अपनी शर्तों पर जी सकती है। जिस तरह से बिरजू की माँ अपनी इच्छा से जीवन जी रही हैं, अपनी शर्तों पर जीवन जी रही हैं और किस तरह से अपना सम्मान भी चाहती हैं और इस तरह से उनके सम्मान को, रिस्पेक्ट को भी दिखाया गया है। तो ये कहानी बहुत अच्छे से पता है, आपको चल गई है कि किस तरह से जो लाल पान की बेगम है, बिरजू की माँ है, वह खुशमिजाज तथा सौंदर्यवान महिलाएं, सौंदर्य प्रिय महिलाएं खुशमिजाज हैं, हमेशा खुश रहती हैं। और जब आपने अंत में भी देखा कि जब गाड़ी बलरामपुर की ओर चलती है तो वह अपने साथ बैठी महिलाओं को गीत गाने के लिए भी प्रेरित किस तरह से कर रही हैं, तब स्वयं भी गाने के लिए उत्सुक हो जाती कि वह काश वह भी गाना इन लोगों के साथ खा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस कहानी में जा लिया और कहानी का केंद्र बिंदु में आपने जाना बिरजू की माँ जो है मुख्य पात्र इस रूप में दिखाई गई हैं।
तो बहुत अच्छी कहानी थी। आशा है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह से आप हमारी यूजीसी नेट प्लेलिस्ट की जितनी भी सारी कहानियाँ आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। यूजीसी नेट की सब बहुत अच्छी कहानियाँ थी और हमने लेखक परिचय, कहानी के पात्र, उद्देश्य और कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु को अच्छे से यहाँ पर जान लिया। तो कहानी यहीं ख़त्म हो रही है बच्चों, और हम इसी तरह से अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगलमय रहे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें मस्त रहें। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।